नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुजर प्रतिहार वंश। हमारा डिस्कशन टू द पॉइंट रहेगा और मैं समझता हूँ आज से पहले आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ा होगा। लेकिन जो पॉइंट मैं नोट करवा रहा हूँ आप लोगों को, यदि आपने इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए, लास्ट टाइम में एक बार भी रिवीजन करके चले गए, तो मैं समझता हूँ बेहतर से बेहतर करके आएंगे। बाकी देखो, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, लेकिन दो चीज़ें हम फिक्स करते हैं। एक तो अपना लेवल क्या है, हम सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं तो उसका लेवल क्या है। दूसरी बात, हम लास्ट टाइम तक कितना पढ़ सकते हैं, कौन सी वो बातें हैं जो हमारे जहन में हमेशा होनी चाहिए। तो वही इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो की बात नहीं है, हमारे जितने भी वीडियोज़ रहते हैं उसमें हम ऐसे ही बात करते हैं, फालतू का कचरा लेने का कोई मतलब ही नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं गुजर प्रतिहार वंश। तो देखिए, कोई भी हम वंश पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें इन वंश की जानकारी कैसे मिलती है। हम पढ़ते हैं कि यार 6वीं से 12वीं शताब्दी में गुजर प्रतिहारों ने भारत की रक्षा की थी, हुणों से जो आक्रमण थे उनसे रक्षा की थी, है ना। ये चीज़ें पढ़ते हैं तो ये हमें कहाँ से मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो उत्पत्ति है, ये जो अभिलेख हैं, प्रशस्ति वगैरह हैं, शिलालेख वगैरह हैं, ये हमें हमारे जहन में होने चाहिए और यहाँ से प्रश्न भी आता है। तो गुजर प्रतिहार से संबंधित कौन कौन से अभिलेख हैं, सबसे पहले क्या आता है, आपका ए आता है। और इसी ए से आपको लिंक करना है क्या, एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख, एहोल अभिलेख। गुजर प्रतिहारों का ये सबसे पहला अभिलेख है। ए से आपको लिंक करना है, एहोल अभिलेख है। और इसमें आपको गुजर शब्द का उल्लेख मिलता है, गुजर शब्द का उल्लेख मिलता है। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है, तो ये छोटा सा पॉइंट लगा लीजिएगा, रवि कीर्ति जैन इसके रचयिता हैं। अब आपके जहन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए कि एहोल अभिलेख नाम पढ़ते ही समझ जाना ये कौन से वंश से संबंधित है, गुजर प्रतिहारों से संबंधित है। ओके। दूसरा, गठियाला अभिलेख इंपॉर्टेंट है। और ये देखो किसके द्वारा रचित है, कक या कई जगह कुक लिखा होता है। देखो 3-4 कह हैं, कह है ना। ऐसे आप थोड़ा सा लिंक कर लेना, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, रिवीजन करोगे फटाफट आपके जहन में हो जाएगी ये चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है, प्रतिहारों का मूल पुरुष इसमें किसको बताया है, आपका हरिश्चंद्र को बताया है। एक है देखो सीसणा अभिलेख। कौन सा अभिलेख, सीसणा अभिलेख। ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है आपका, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। और ये किसके द्वारा लिखा है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा है। इसी ग्रंथ के अंदर एक सिद्धांत दिया हुआ है, अग्निकुंड का सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या है ये हमारे जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अलग बात है कि आप जानते होंगे कि एक ऋषि हुआ करता था, उसने यज्ञ करवाया और उसी यज्ञ से 4 वंशों की उत्पत्ति मानी जाती है, ऋषि वशिष्ठ, है ना। तो इसमें क्या हुआ था, उस ऋषि ने 4 वंश की उत्पत्ति बताई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। हमारे यहाँ क्या आ रहा है, प्रतिहार आ रहा है। इसका मतलब प्रतिहारों की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है, आपकी पृथ्वीराज रासो में मिलती है। अग्निकुंड सिद्धांत ये देता है। कौन सा अभिलेख है, ये सीसणा अभिलेख है। ये कहाँ का है, अजमेर का है, अजमेर। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी एक बार मैंने बता दिया, दोबारा आप इसको रिवीजन कर लोगे ना, चीज़ें अपने आप आ जाएंगी दिमाग में। और ये देखो चौहान, अजमेर के हम चौहान पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सीसणा अभिलेख है या पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, उसका संबंध किससे भी है, चौहान वंश से भी संबंधित है। ओके। ग्वालियर अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रतिहारों को किसका वंशज बताया, लक्ष्मण का वंशज बताया, क्योंकि लक्ष्मण जी श्री राम जी की रक्षा करते थे, उसी प्रकार से प्रतिहारों ने भी रक्षा की है एक प्रकार से, है ना। तो उसी तरीके से ये लिंक करके ये चीज़ें दी है कि इन्होंने प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया। कौन से अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में। किसके द्वारा रचित है ये, मिहिर भोज के टाइम का, मिहिर भोज ने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि चीनी यात्री। देखो ये चीन वाले जितने भी लोग हैं ना, इस तरह के नाम होते हैं और इस तरह की इनकी संज्ञा होती है। ये अटपटे से नाम आए ना तो समझ जाना ये चीनी यात्री हो सकता है कोई। तो इनका नाम था हेनसांग। इन्होंने भारत को मिंतु कहा है, जो गुजर प्रदेश है उसको कुचेलो कहा है, भीनमाल है उसको पीली मोलो कहा है। इनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, पीली मोलो। ये पीली मोलो नाम सुनते ही आप समझ जाना कि यार ऐसा नाम पीली मोलो कहाँ है। तो ये है हेनसांग के द्वारा, चीन यात्री, उन्होंने भीनमाल को पीली मोलो कहा है। तो थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे ना, हेनसांग पीली मोलो कुचेलो, है ना। ये क्या है, आराम से याद हो जाते हैं। नीलकुंड
राधनपुर, देवली, करड़ा है, इसको करड़ याद करो, इसको करड़ ही बोला करो। कई चीज़ें अटपटी आती हैं उसको उल्टा बोला करो ताकि वो चीज़ें लंबे समय तक याद रह जाती। करड़ है ना, बोलने में थोड़ा ऐसा अलग लगता है लेकिन याद रह जाएगा। ये देखो कितना अच्छा नाम है, राधनपुर। राधनपुर, राधनपुर ये वही अभिलेख है जिसमें जो आपका राष्ट्रकूट ध्रुव हुआ था उससे वत्सराज को हार का सामना करना पड़ा। हम नीचे डिस्कस करेंगे, तो ये वही अभिलेख है। तो हमारे जहन में क्या होना चाहिए, ये सेकंड ग्रेड का प्रश्न भी है, पिछले साल का ही प्रश्न है सेकंड ग्रेड का। पूछा क्या था, नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करड़ ये कौन से वर्ण से संबंधित हैं? तो ये गुजर प्रतिहारों से संबंधित हैं। प्रतिहारों को इसमें क्या कहा है, गुजर कहा है। तो आपके इतना मैंने बोल दिया तो याद तो हो ही गया होगा कि नीलकुंड, राधनपुर, कितना अच्छा नाम है, राधनपुर, देवली, करड़ ये कौन से वर्ण से संबंधित है? ये आपके गुजर प्रतिहारों से संबंधित है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट हैं छोटे छोटे, लेकिन वो आपको याद नहीं रखनी है। हूणों की संतान किसने बताया है? स्मिथ ने बताया है। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा अभिलेख पढ़ा था, एहोल अभिलेख, किससे लिंक होता है आपका, प्रतिहार वर्ण से संबंधित। उसके बाद गठियाला अभिलेख किसकी जानकारी देता है, हरिश्चंद्र यानी मूल पुरुष बताता है। शीशण अभिलेख पृथ्वीराज रासो ग्रंथ मिलता है, चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। अग्निकुंड सिद्धांत हमें देखने को मिलता है और उसमें प्रतिहारों की उत्पत्ति का भी हमें एक जानकारी मिलती है। इसके बाद ग्वालियर अभिलेख, ये हमने डिस्कस कर लिया। मिहिर भोज, ग्वालियर अभिलेख नाम सुनते ही आप मिहिर भोज को पकड़ लाओ। ग्वालियर अभिलेख, मिहिर भोज, लक्ष्मण का वंशज, है ना। इसके बाद चीनी यात्री हेन सांग का नाम सुनते ही जो अटपटे नाम है वो सारे ले आओ, कुचेलो, पिली मोलो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपका नीलकुंड हो गया, राधनपुर हो गया, देवली हो गया, करड़ हो गया, ये कौन से वंश से संबंधित है? ये आपके प्रतिहार वंश से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए इससे आगे, मुहणोत नेणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखा का उल्लेख किया है। प्रश्न आया हुआ है, सिंपल प्रश्न था कि मुहणोत नेणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 26, 26 याद रखिएगा। मुहणोत नेणसी की ये चीज़ें भी आप पढ़ते होंगे, नैणसी रिख्यात, मारवाड़ परगना रिविरत, है ना। ये चीज़ें मैंने लिख दी, एक बार थोड़ा सा लिंक कर लेना, याद रह जाएंगी। अब देखो इन 26 शाखाओं में सबसे प्रमुख शाखाएं कौन सी थी, जहाँ से हमारे प्रश्न बनेंगे वहीं हम पढ़ेंगे, चाहे वो भले ही राजस्थान में हो, राजस्थान से बाहर हो, बाकी तो हमें डिस्कस करना ही है। देखो सबसे पहले मंडोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट शाखा है। इसके अलावा उज्जैन, ये भी इंपॉर्टेंट शाखा है। कन्नौज, इसको भी हम पढ़ेंगे। भीनमाल, जालोर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले है मंडोर। कौन सी शाखा है? मंडोर शाखा। और इसके मूल पुरुष माने जाते हैं हरिश्चंद्र, जिनको रोहलिद्दी के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमने कहाँ पढ़ा था? ऊपर पढ़ गए हैं हम। कौन सा अभिलेख था? गठियाला अभिलेख, जिसमें प्रतिहारों का मूल पुरुष किसे बताया? हरिश्चंद्र को बताया। तो वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ मंडोर का वास्तविक संस्थापक यदि आपसे पूछे तो वहाँ पे नाम आएगा नागभट्ट प्रथम। हम नीचे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये मैंने स्लाइड में थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दिया ताकि चीज़ें याद रह जाएंगी। ये आपके घोड़े पे बैठे हैं हरिश्चंद्र, है ना, तलवार ले रखी है। तो ये मंडोर शाखा के संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये हरिश्चंद्र हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं और पहले के ज़माने में हुआ करती थी 6-6, 7-7 पत्नियां। आजकल का तो टाइम बहुत ख़राब है ना। तो ये देखो हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां हुआ करती थी। एक ब्राह्मणी पत्नी थी, नाम, एक पत्नी थी क्षत्राणी और इसका नाम था भद्रा। ब्राह्मणी के वंशज जो हैं, आगे के पुत्र वगैरह हैं, वो ब्राह्मण कहलाए। और सिंपल सी बात है, ये क्षत्राणी है तो इसके आगे के वंशज क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय कहलाएंगे। भद्रा के 4 पुत्र थे, भोगभट्ट, कंदक, रज्जिल, दह। ये आपको नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, याद भी नहीं रखने क्या क्या नाम था, बस आपको थोड़ा सा लिंक करना है। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी थी, एक क्षत्राणी थी, नाम था भद्रा, 4 बेटे थे उसके, और इन चारों ने मंडोर को जीता। और इनमें एक बेटा जो था ना रज्जिल, इसका पोता है नागभट्ट प्रथम। ये हम नागभट्ट को लेके आए, इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। नागभट्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस रज्जिल का पोता नागभट्ट प्रथम, ये हमें पढ़ना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसे मंडोर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया, मंडोर का यदि मूल पुरुष यदि आपसे पूछे तो हरिश्चंद्र को करना है, और यदि वास्तविक संस्थापक यदि आपसे पूछे तो नागभट्ट प्रथम करना है। नागभट्ट प्रथम कौन था? रज्जिल का पोता था। ये याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखोगे ना, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से राजधानी मेड़ता ट्रांसफर की और मेड़ता को राजधानी बना लिया।
प्रश्न आएगा मेड़ता राजधानी कौन किसने बनाई, तो याद रखना नागभट्ट प्रथम। ऐसे भी आ सकता है मंडोर से मेड़ता किसने ट्रांसफर की, तो नागभट्ट प्रथम। इसके अलावा इन्होंने उज्जैन शाखा के ये संस्थापक माने जाते हैं। उज्जैन को भी एक बार इन्होंने प्रथम राजधानी बनाया था। पहली बार राजधानी उज्जैन किसने बनाई थी, नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। तो नागभट्ट प्रथम के बारे में 3 चीजें याद रखोगे। एक तो इन्हें मंडोर का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है, मेड़ता को राजधानी बनाई थी सर्वप्रथम, उज्जैन को सर्वप्रथम राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। इसके बाद देखिए अगला शासक है आपका वत्सराज। ये देखो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है वत्सराज। इसका टाइम पीरियड देखो 783 से लेके 795 तक। याद रहे तो रख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीज तो आपको याद रहनी चाहिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला शासक कौन था, आपका वत्सराज था। किसके लिए हुआ था ये, कन्नौज के लिए हुआ था। कितने पक्षों में हुआ था, 3 पक्षों में हुआ था। एक तो प्रतिहार शासक, दूसरा एक बंगाल का पाल वंश था, और एक दक्षिण में नीचे राष्ट्रकूट वंश था। ये अपना भारत आप देखते होंगे, मैं थोड़ा सा आपको फटाफट बता देता हूँ। ये भारत का नक्शा तो मेरे को ऐसा ही आता है, थोड़ा सा देख लेना। ये अपना भारत, ये अपना भारत है। यहाँ पे तो ये देखो अपना राष्ट्र सॉरी ये अपना कौन सा वंश है, प्रतिहार वंश है। और यहाँ यूपी की में कौन सा वंश आपका है, कन्नौज, ये कन्नौज है। और ये देखो यहाँ इधर की साइड ये बंगाल है, तो यहाँ बंगाल का कौन सा वंश था, पाल वंश था। और ये नीचे देखो दक्षिण है, दक्षिण में कौन सा वंश था आपका, ये आपका था राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। तो ये चित्र से डायग्राम से थोड़ा सा मैंने आपको लिंक करने की कोशिश की है, तो इतना बताया तो कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, है ना। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी, वत्सराज ने की थी। किसको लेकर हुआ था, कन्नौज को लेकर हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई अच्छा केंद्र रहा होगा, शिक्षा का अच्छा केंद्र था, व्यापार करने के लिए अच्छा था। तो जो अच्छी चीज़ होगी, जहाँ व्यापारिक दृष्टि से मजबूत होगा, उसको तो सब हड़पने की कोशिश करेंगे। तो ये एक कारण था, आपको कारण जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या हुआ था इस संघर्ष में, क्या जीत लिया था वत्सराज ने, नहीं, इसको जीता नहीं गया था वत्सराज ने। बंगाल के पाल वंश को तो इन्होंने हरा दिया था, लेकिन दक्षिण का जो राष्ट्रकूट वंश था, इसका शासक था उस टाइम ध्रुव है, इस ध्रुव से ये हार गया था। तो हारने के बाद ये वत्सराज बताते हैं कि ये चला गया भाई, मन तो कौन लेना, जालोर ही ठीक है। तो इसने जालोर यानी जबालीपुर को राजधानी बना ली थी। याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। उद्धवतन सूरी जो है एक ग्रंथ लिखता है, कुवल्यमाला ग्रंथ। तो कुवल्यमाला ग्रंथ किसके टाइम लिखा गया था, वत्सराज के समय। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट रहना चाहिए आपको याद। इसके अलावा वत्सराज ने एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया ओसिया में, और वत्सराज की एक उपाधि है रणहस्तिन। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न वत्सराज को लेकर क्या बनेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी, वत्सराज ने की थी। अब देखो इसने जीता नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा प्रश्न इससे बनते नहीं है ना। इसने जालोर यानी जबालीपुर को राजधानी बनाई, ये दूसरा इसमें इफेक्ट बन सकता है। इसके अलावा एक उद्धवतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा, किसके समय, वत्सराज के समय। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला शासक है आपका नागभट्ट सेकंड, और ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने कन्नौज को जीता था और इसे राजधानी बनाई थी। प्रश्न सीधा आएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की, वत्सराज ने। सफलता किसे मिली, नागभट्ट सेकंड को, इसलिए इसने कन्नौज को राजधानी बना ली। हालांकि हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। ऊपर क्या किया था, देखो ऊपर हमने त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा था। इसमें क्या हुआ था, वत्सराज ने बंगाल का जो पाल वंश का शासक था, कौन था, धर्मपाल, धर्मपाल, इसको तो हरा दिया था। लेकिन जो राष्ट्रकूट नरेश था उस टाइम, कौन था, ध्रुव है। इस ध्रुव से क्या वत्सराज क्या हो जाता है, हार जाता है। तो बताते हैं कि ये ध्रुव कुछ समय के लिए कन्नौज पर रहता है, फिर वापस चला जाता है। बोले मैं तो गौरव बाढ़ पर है कन्नौज। तो यहाँ पे मौके का फायदा कौन उठाता है, धर्मपाल उठाता है। और धर्मपाल प्रतिहार जो शासक था वत्सराज, उसको यहाँ हरा देता है। तो यहाँ पे कन्नौज कुछ समय के लिए धर्मपाल के अंडर में आ जाता है। अब यहाँ पे नागभट्ट सेकंड क्या करता है, नागभट्ट सेकंड करता है, यहाँ पे राष्ट्रकूट नरेश यहाँ पे आ जाता है, कौन सा आपका, गोविंद थर्ड, गोविंद थर्ड। इसको तो क्या कर देता है, इससे तो नागभट्ट सेकंड है वो हार जाता है। लेकिन यहाँ जो धर्मपाल है, अभी कन्नौज इसके पास में है, तो इसको यहाँ पे हरा देता है। तो इसको हराने के बाद कन्नौज पे अधिकार किसका हो जाता है, आपका नागभट्ट सेकंड का हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रहे तो याद रख लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने लिख रखी हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो, ये एक उपाधि है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछी जाती है। परम बट्टारक
महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसे दी गई है? नागभट्ट सेकंड को दी गई है। नागभट्ट सेकंड का जो दरबार है वो नागावलोक का दरबार कहा जाता है। ये एक उपाधि आप मान सकते हैं। नागभट्ट फर्स्ट के लिए भी ये बिल्कुल सही है, नागावलोक, तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तथा गंगा जल में इन्होंने समाधि ले ली थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दो निकल के आती हैं। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसी है? नागभट्ट सेकंड को। कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट सेकंड ने। देखिएगा अगला शासक है मिहिर भोज, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इस बार प्रश्न यहीं से ही आएगा। और जो शासक इंपॉर्टेंट होता है, महान होता है, कई बार उसके जो टाइम पीरियड है वो पूछ लिया जाता है। याद रहे तो रख लेना, बाकी दिमाग में टेंशन लेनी नहीं है। ये मैंने चित्र भी यहाँ पे बना दिया है, थोड़ा सा याद रख लेना, मिहिर भोज। अब देखो इसके बारे में चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रतिहारों का पितृहंता यदि आपसे प्रश्न में पूछे, क्योंकि मिहिर भोज जो था उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, नाम था रामभद्र। 3 साल के लिए उसने शासन किया था। तो ये जानने की आवश्यकता नहीं है कौन पिता था, कितने साल रहा था। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा जाता है? मिहिर भोज को कहा जाता है। दूसरा, उत्तर भारत का या गुर्जर प्रतिहारों का सबसे महान शासक यदि आपसे पूछे तो नाम आएगा मिहिर भोज का। ग्वालियर अभिलेख हमने शुरुआत में पढ़ा था, खुद का है, मिहिर भोज का है। एक है दौलतपुर अभिलेख, एक आपका वराह अभिलेख। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आदिवराह, ये इंपॉर्टेंट है। प्रभास, ये इसकी उपाधियां हैं। दौलतपुर अभिलेख प्रभास उपाधि है, इसके बारे में जिक्र करता है। और ग्वालियर अभिलेख में आदिवराह जो उपाधि है इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो प्रश्न सीधा आएगा, आदिवराह है, प्रभास, ये किसकी उपाधियां हैं? मिहिर भोज की उपाधियां हैं, आदिवराह है। और एक चीज हमने डिस्कस करके आए थे, आपको याद होगा कि ये जो ग्वालियर प्रशस्ति है इसमें प्रतिहारों को किसका वंशज बताया है? लक्ष्मण का वंशज बताया। ये हमने ऊपर डिस्कस किया, ज़्यादा इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनके समय वराह प्रकार की इन्होंने मुद्राएं जारी की। वराह इनकी उपाधि है, देखो आदि वराह है, तो इसी के नाम पे इसी के डायग्राम वगैरह चित्र बना के इन्होंने मुद्रा जारी की थी। इसके अलावा कन्नौज को इन्होंने राजधानी बनाया था, मिहिर भोज को। अच्छा, प्रश्न आ जाए कि कन्नौज को सर्वप्रथम राजधानी किसने बताया? तो नागभट्ट सेकंड ने। कन्नौज को राजधानी, द्वितीय राजधानी किसने बनाई? आपकी मिहिर भोज ने। तो मिहिर भोज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आएगा? आदिवराह प्रभास किसकी उपाधि है? मिहिर भोज की है। प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा जाता है? मिहिर भोज का कहा जाता है। सबसे महान शासक कौन है? आपका मिहिर भोज है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आएगा? ये आएगा सुलेमान को लेकर। ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना। सुलेमान प्रसिद्ध अरब यात्री है जो मिहिर भोज के समय यहां आता है। प्रश्न आएगा कि सुलेमान ने प्रतिहारों को किस नाम से पुकारा है? तो उत्तर होगा जुर्ज। मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु भी बताता है सुलेमान। देखो याद रख लेना, ये चित्र मैंने इसीलिए लिखा है कि इसमें दो चीज़ें फैक्ट दिख रही हैं। एक तो देखो सुलेमान, एक यहाँ पे देखो मिहिर भोज। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेना भाई। मिहिर भोज सुलेमान, मिहिर भोज सुलेमान। भूल जाते हैं क्योंकि 2-3 अरब यात्री आते हैं तो कई जगह दूसरा टिका देते हैं, तो याद रहेगा मेरे ख्याल से। अब चलते हैं सीधा महेंद्र पाल के पास। महेंद्र पाल, इसका टाइम पीरियड याद रहे तो वही बात है, रख लेना, नहीं रहे तो दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका राजगुरु था राजशेखर। महेंद्र पाल का राजगुरु कौन था? राजशेखर था। और इन्होंने महेंद्र पाल को कुछ नामों की संज्ञा दी है, या ऐसे कह सकते हैं कि उपाधियाँ दी हैं। कौन कौन सी? रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, ये कुछ उपाधियां हैं जो राजशेखर ने महेंद्र पाल को दी हैं। तो ये याद रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न सीधा आ जाता है। रघुकुल चूड़ामणि, ये इंपॉर्टेंट है। रघुकुल चूड़ामणि किसने दी है? राजशेखर ने दी है। राजशेखर कौन था? महेंद्र पाल का दरबारी कवि था। और ये जो है महिपाल जो इसके नीचे आएगा उसका भी दरबारी रहा है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और राजशेखर खुद एक प्रसिद्ध साहित्यकार था। इन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जैसे काव्य मीमांसा है, बाल रामायण है, बाल भारत है, भुवन कोश है, साल भंजिका है, कर्पूर मंजरी है, प्रबंध कोश है, हर विलास है। ठीक है। इसके बाद देखो महिपाल, तो मैंने अभी बताया ये जो राजशेखर है इसके समय भी दरबारी कवि था। और इन्होंने क्या कहा था? रघुकुल मुकुटमणि कहा था। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, रघुकुल चूड़ामणि किसके लिए बोला? महेंद्र पाल के लिए। और रघुकुल मुकुटमणि किसके लिए बोला है? महिपाल के लिए। याद कैसे रहेगा? देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
महेंद्रपाल इस पहला शासक है, यानी महिपाल से तो पहला ही आता है। ऐसे याद नहीं रहे तो देखो महेंद्रपाल में मैं है, महिपाल में भी मैं है, लेकिन आगे देखो इसमें हे है, इसमें क्या है, ही है। ही पहले आता है या हे पहले आता है, तो ही पहले आता है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ रघुकुल तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ देखो चूड़ामणि और एक है मुकुटमणि। जब भी हम मणि का मतलब माला डालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुकुट पहनते हैं। मुकुट पहनने के बाद ही तो माला डाली जाती होगी ना, तो ऐसे याद कर लेना। और यहाँ पे देखो ही पहले आ रहा है, इसका मतलब महिपाल से लिंक कौन करेगा, रघुकुल मुकुटमणि करेगा। अब जब इतना बोल रहा है तो दिमाग में तो रहेगा ना, राजशेखर ने किसकी उपाधि दी है, रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि दी है। एक इन्होंने क्या बताया है, आर्यवर्त का महाराजा धीराज बताया है, ये उपाधि है, थोड़ी सी याद रख लीजिएगा। और इसके समय प्रसिद्ध अरब यात्री कौन था, अल मसूदी है। वो प्रश्न आ जाए कि अरब यात्री अल मसूदी किसके समय आया था, तो महिपाल फर्स्ट के समय आया था। इसके बाद लास्ट है यशपाल, ये प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम प्रतापी शासक है। तो हमने शुरुआत किससे की थी, याद है तो आपको, हरिश्चंद्र से की थी, और खत्म किस पे किया है, यशपाल पे किया है। दोनों को लिंक कर लेना कि हरिश्चंद्र को क्या मिल गया, यश मिल गया। तो ये हरिश्चंद्र को यश मिल गया, यानी हरिश्चंद्र मूल पुरुष मंडोर का, और लास्ट प्रतापी शासक कौन है आपका, यशपाल है। अब थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं, देखने में जो इंपॉर्टेंट शासक है एक बार फिर से इनको देखते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत किससे की थी, हरिश्चंद्र से की थी। क्या पढ़ा था इसके बारे में कि मंडोर का क्या है, मूल पुरुष है, इतना ही याद रखना है लास्ट टाइम में, है ना। रिवीजन कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होगी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नागभट्ट प्रथम को, ये क्या था, वास्तविक संस्थापक था, और इसने मंडोर से राजधानी मेड़ता ट्रांसफर की, मेड़ता को राजधानी बनाई। ये दो चीज़ें इसके बारे में लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसके बाद वत्सराज शासक आता है, इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत इसने की थी, किसने, वत्सराज ने। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट सेकंड, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, कन्नौज को इसने राजधानी बनाया था, त्रिपक्षीय संघर्ष को जीता, कन्नौज को राजधानी सर्वप्रथम बनाई थी नागभट्ट द्वितीय ने। मिहिर भोज प्रथम, सबसे प्रतापी शासक, और इसके समय प्रसिद्ध अरब यात्री जो सुलेमान है वो यहाँ आया था। इसकी दो उपाधियां हैं, प्रभास और आदिवरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महेंद्रपाल फर्स्ट, इसके बारे में राजशेखर को लिंक करना है, राजशेखर आया था, निर्भया नरेंद्र है, रघुकुल चूड़ामणि है ना, ऐसी उपाधियां इसने दी थी। और राजशेखर की खुद की उपाधियां क्या थी, काव्य मीमांसा है, बाल रामायण है, बाल भारत है, प्रबंध कोश है, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर डिस्कस की हैं, तो ये अपने आप दिमाग में आनी चाहिए। इसके बाद देखो अगला है महिपाल फर्स्ट, और महिपाल फर्स्ट के समय भी कौन था आपका, राजशेखर था, और प्रसिद्ध अरब यात्री कौन था, अल मसूदी, इसके शासनकाल में आया था। इसके बाद देखिएगा अगला शासक आता है राज्यपाल, और एक शासक आता है त्रिलोचनपाल। इन दोनों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार प्रश्न ये आ जाता है कि महमूद गजनवी का जब आक्रमण होता है तो उस टाइम यहाँ प्रतिहारों का शासक कौन था, तो राज्यपाल था। हालांकि ये इसे जीत नहीं पाता है। ये चीज़ें आपके लिए प्रश्न यही बन सकता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था, राज्यपाल था। इसके बाद हमने यशपाल के बारे में जिक्र किया, ये अंतिम शासक है, हरिश्चंद्र को यश मिल गया, ऐसे थोड़ा सा आप लिंक कर लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिए, आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, और याद हो भी गया होगा। देखो मंडोर नाम सुनते ही आप क्या याद करोगे, हरिश्चंद्र को याद करोगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो नाम क्या आएगा, नागभट्ट प्रथम का आएगा। मेड़ता को राजधानी किसने बनाई थी, नागभट्ट फर्स्ट ने बनाई थी। भीनमाल को राजधानी किसने बनाई, नागभट्ट प्रथम ने। जालोर जबालीपुर, वत्सराज को याद करो, त्रिपक्षीय संघर्ष से डरता हुआ वापस आ गया, बोले जालोर ही ठीक है ना, तो जालोर जबालीपुर को राजधानी किसने बनाई थी, सर्वप्रथम वत्सराज ने। इसके बाद देखो कन्नौज, कन्नौज का नाम सुनते ही आ जाना किस पे, नागभट्ट सेकंड पे। उज्जैन शाखा का संस्थापक कौन था आपका, नागभट्ट प्रथम था। तो नागभट्ट प्रथम कई जगह आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट शासक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कौन सा टॉपिक है ये, गुजर प्रतिहार वंश। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। एक दो बार इस वीडियो को और देख लेना, ज़्यादा समझ नहीं आए तो, या फिर इस पीडीएफ को पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगला टॉपिक लेंगे अजमेर के चौहान। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का आदर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।